नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत सी बार ये होता है कि हम पुरानी फिल्मों को अपने जहन से निकाल नहीं पाते। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो हमें याद रहती है, अपने दिलो दिमाग के छा जाती है, और उसमें जो कलाकार है उसकी एक्टिंग जैसे कि यादगार हो जाती है। वैसा लगता है कि वो कलाकार उसी कैरेक्टर के लिए, उसी फिल्म के लिए, वही कलाकार उसी के लिए बना हुआ है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक रियल एक्टिंग होती है, उसमें वो जिया है, उस पल वो जिया है, और उस पल को जो जिया है वो उसने दिखाया है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक कलाकार थे, नाम तो समझ ही गए होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की विश्वविद्यालय कहा जाता है, एक्टिंग के विश्वविद्यालय कहा जाता है, पाठशाला कहा जाता है। ऐसे एक शख्सियत के बारे में बताऊंगा। वो शख्सियत का नाम है मोहम्मद यूसुफ खान, और दिसंबर 11, 1922 में जन्मे, पेशावर में जन्मे थे वो थे दिलीप कुमार। आप सबके चाहते दिलीप कुमार। उनके बारे में कुछ बताऊंगा, उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा, उनके एक्टिंग सफ़र के बारे में बताऊंगा, कैसे एक फ्रूट बेचने वाला इतने बड़े हीरो बन जाए और उतनी बड़ी ट्रेजेडी किंग का खिताब अपने नाम कर ले। तो दोस्तों, ये होता है लगन, ये होती है लगन, और ये होती है धगश, कुछ कर जाने की धगश। बहुत सी बार ऐसा होता है कि फेलियर के बाद जो उनको सफलता मिलती है उसकी कीमत वही जानता है जिन्हें मिली हो। पहली फिल्म आई थी उनकी ज्वार भाटा, बिल्कुल फ्लॉप। सदियों से ज़्यादा सदियों तक एक्टिंग करने वाले दिलीप कुमार साहब की बात कहेंगे तो दोस्तों, ट्रेजेडी किंग वो कैसे बने उसके बारे में आज कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी चैनल में अच्छा लगता है, मेरी चैनल में ये वीडियोस जो अच्छे लगते हैं, फिल्मों के बारे में बात करूंगा, एक्टिंग के बारे में बात करूंगा, और अपने जो भी कलाकार हो गए, बड़े बड़े कलाकार हो गए, उनके बारे में जो बात करूंगा। आपका बहुत सा प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए मुझ पे। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप सभी का स्वागत करता है। अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो ज़रूर से बाजू का लाल बटन दबाइए और मेरे साथ चलिए मेरी मंजिल, आपकी मंजिल, सबकी मंजिल स्टारडम की ओर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उनके बारे में बात करें, मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को जन्मे थे मुस्लिम परिवार में, पेशावर में, और वहाँ से वो फ्रूट मर्चेंट का काम करते थे, फ्रूट बेचने का काम करते थे। उनके पिताजी भी फ्रूट बेचते थे, लेकिन उनके पिताजी को फिल्म से सख्त नफरत थी कि ये क्या भांड का काम करते हो, ये कुछ काम है, ये ऐसा काम नहीं करना। वो तो सख्त नफरत करते थे एक्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये यूसुफ खान जो थे वो नासिक, महाराष्ट्र में गए, और उनके एक फ्रेंड थे राज कपूर साहब, उनके पास गए। 1940 में गए। वो 18 साल के ही थे जब वो आए थे, पूना में आए थे। 5,000 रुपये कुछ उन्होंने कमाए थे उसमें से। तो वो डॉक्टर मसानी के पास बॉम्बे टॉकीज़ चले आए। डॉक्टर मसानी उनको बॉम्बे टॉकीज़ में लेके आए। बॉम्बे टॉकीज़ यानी मालाड, आपका मुंबई जो है उसमें जो एक मालाड एक सबर्ब है, वहाँ पे है ये बॉम्बे टॉकीज़। है क्या मतलब, अभी तो है। देविका रानी जी से मिलाया उन्होंने। देविका रानी जी उस वक्त बॉम्बे टॉकीज़ में थी, और उन्होंने उस वक्त के 1,250 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। 1,250 यानी उन दिनों तो बहुत ही कहाए जाते थे, जो कि आज के 10,000 20,000 रुपये माने जाते हैं, उतने पैसे थे। तो दोस्तों, ये मिलने के बाद ऐसा हुआ कि देविका रानी ने कहा कि यूसुफ खान ये नाम तो नहीं चलेगा, आपको नाम कुछ अलग करना पड़ेगा। तो 2-3 नाम उन्होंने सुझाए। तो दिलीप कुमार नाम उनको देविका रानी जी ने दिया, और उसके बाद अशोक कुमार से ये जब मिले, वो अशोक कुमार की स्टाइल से इतने प्रभावित हो गए थे। तो इसलिए प्रभावित हो गए थे क्योंकि वो अशोक कुमार जो भी एक्टिंग करते थे एकदम नेचुरल करते थे, कुछ बनावटीपन दिखता ही नहीं था। तो वो कहते थे उनको कि आप नेचुरल एक्टिंग करो, जो आपके दिल में है वो करो, और जो भी कैरेक्टर है उसमें आप घुस जाइए। पूरी तरह से यही समझो कि आप कैरेक्टर नहीं निभा रहे हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप वो खुद कैरेक्टर हो, आप
वही काम कर रहे हो जो एक्टर उस वक्त जो कैरेक्टर है वो क्या करता था। तो दोस्तों उसके बाद वो फिल्मों में आने लगे। फिल्मों में आए कैसे वो भी बताता हूँ। 1944 में वो एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, लेकिन ये फिल्में कुछ ज़्यादा चली नहीं। लेकिन एक बात हुई, उन्होंने जो फिल्में की थी उनमें अशोक कुमार ने जो कहा था कि नेचुरल एक्टिंग का हो, वो नेचुरल एक्टिंग करने लगे। और नेचुरल एक्टिंग जो उन्होंने की उससे बहुत ही फेमस भी हुए। मधुमती भी की, यहूदी भी की। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मोड़ आया। बाबूलाल बोल के जो फिल्म इंडिया के जो एडिटर थे वो हमेशा उनकी क्रिटिक्स करते थे, उनको क्रिटिक ही करते थे। 2-3 फिल्में आई, उनमें उनको काम अच्छा नहीं लगा। बोला कि नहीं ये बेकार आदमी है, कुछ काम नहीं कर सकता, ऐसा डायरेक्टली लिखते थे। लेकिन जब उनकी फिल्म आई ज्वार भाटा, तब उन्होंने उनको सराहा और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, ऐसे ही एक्टिंग करते रहोगे तो बहुत दूर तक जाओगे, बहुत आगे जाओगे। उसके बाद उनको एक रोल मिला, प्रिंस सलीम का रोल मिला के आसिफ की मुग़ल आज़म में। मुग़ल आज़म में जो फिल्म की थी, हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म उस वक्त की थी मुग़ल आज़म। और बहुत सालों तक जो उन्होंने कमाया था, वो फिल्म ने जो कमाया था वो कोई तोड़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद एक राजेश खन्ना जी की फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और शायद उसके बाद शोले फिल्म में भी रिकॉर्ड किया था। वो बाद में तो वो फिल्में करते गए, लेकिन वो मानने क्यों जाते थे? वो माने जाते थे मेथड एक्टिंग के लिए। मेथड एक्टिंग यानी क्या, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। मेथड एक्टिंग यानी जो आप कर रहे हो वही, न कुछ एक्टिंग मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। जैसे आप बोलते हो, जैसी आपकी आवाज़ है, जब आपको दर्द होता है, जैसे आप वही कैरेक्टर हो, आप वही जी रहे हो, कैरेक्टर को जियो, उसी तरह जियो और एक्सप्रेशन वो अपने आप ही आ जाएगा। डायलॉग्स भी अपने आप ही बोल दोगे, क्योंकि एक बार उस लिंक को आपने पकड़ लिया, उसमें आप घुस गए। तो दिलीप कुमार साहब को बहुत बार क्या होता था, उन्होंने बहुत से ऐसे कैरेक्टर किए जिसमें वो ट्रेजेडी हो जाती थी ये। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि मैं जब भी ऐसे फिल्में करता था तो बाद में उस फिल्म का मुझे इतना असर रहता था कि महीनों तक मैं बाहर ही नहीं निकल पाता था। मैं समझता था वही कैरेक्टर में हूँ। जैसे उन्होंने फिल्म की थी देवदास में वो जो देवदास बने थे, तो इतना नेचुरल एक्टिंग उन्होंने की थी कि वो देवदास उन पे छा गई थी। तो पूरे जैसे कि वो देवदास ही बन गए थे, ना खाने का ठिकाना ना कुछ भी। तो सब लोग डर भी गए थे कि ये क्या हो रहा है। इतनी एक्टिंग आप, ठीक है आप एक्टिंग करते हो, लेकिन इतनी रियल एक्टिंग आप जब करोगे तो आप पे छा जाएगी। तो उन्हें बहुत 1-2 महीने उसी में चले जाते थे कि उस सदमे में से या तो उन कैरेक्टर के उसमें से बाहर कैसे आए। तो दोस्तों इसे मेथड एक्टिंग कहते हैं। लेकिन उसके बाद स्ट्राविंस्की ने जो एक कुछ उपाय बताए, उससे आप वो कैरेक्टर में से बाहर आ सकते हो जल्दी। क्योंकि आजकल, पहले होता था कि 2-2 साल 3-3 साल तक एक फ़िल्म बनती थी और जो भी एक्टर काम करता था वो 2-2 3-3 साल तक काम करता था और कुछ दूसरी फिल्में होती नहीं थी। तो उस वक्त अगर चाहे तो वो कर सकते थे। लेकिन आजकल का क्या इतना फास्ट हो गया कि आज फिल्में की, कल दूसरी फिल्म के लिए शूट करते, 2-2 शिफ्ट 4-4 शिफ्ट तक लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहली जो अपने एक्टिंग करके गए उसका असर आपके माइंड पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दूसरी फिल्म पे भी, इसमें दूसरे कैरेक्टर पे भी आपका असर होगा। तो उसमें से बाहर कैसे आना है, वो उसके बारे में मैंने भी, मेथड एक्टिंग के बारे में मैंने बताया है, वो मेरा वीडियो देखिएगा। और मेथड एक्टिंग वो ऐसा, मतलब उसमें से बाहर आने के कुछ उपाय बताए हैं। पहले तो जब आप कैरेक्टर पढ़ो तो उसके बारे में सोचिए वो कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे चलता है। वो अगर चाहो तो पूछ लीजिए, 2-3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। 10 बार अगर पढ़ोगे जो कैरेक्टर आपका, तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो कैसा कैरेक्टर है, कैसे हाव भाव है, कैसे बातचीत करता है, कैसे रहन सहन है, कैसे लोगों से मिलता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो दोस्तों ये होने के बाद अपने ये जब आप एक्टिंग कर लो, उसके बाहर जब आपको निकलना है उसका उपाय भी मैं बता दूं। उसके अगर आपके पास, अभी तो अच्छा है, उस वक्त तो कुछ मोबाइल होते नहीं थे, क्योंकि मोबाइल में कुछ गाने ऐसे भर दीजिए, खुशी के गाने भर दीजिए। अगर समझिए कुछ गम का शॉट आपने दिया है तो आप पे छाया रहेगा। मुझसे भी एक बार हुआ था ऐसा। मैंने एक सीरियल की थी ABZY कूल की, तो उस फिल्म में मेरा लड़का जो मर जाता है उसका मुझे, मतलब मैं ऐसे घुस गया था वो कैरेक्टर में कि मैं कुछ निकल ही नहीं पाया। तो मेरे पास जो मोबाइल था उसमें से मैं फिर साइड में चला गया और वहाँ पे मैं अपने गाने सुनने लगा, नए गाने सुनने लगा, हंसी मजाक के गाने सुनने लगा। तो वो
उस वक्त वहाँ से मैं हट गया और बाद में मैं चाय वाय पी, थोड़ा बाहर गया, थोड़ा टहला, तो उस वक्त अपने जो दिमाग पे जो छाया था वो निकल गया। दूसरा शॉट तो हाँ पार्टी का था, तो वो हंसी खुशी का माहौल चाहिए, तो उसमें वो रोना वाला चेहरा चाहिए ही नहीं था। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो बहुत बार ये कैरेक्टर आप पे हावी हो जाता है और वो महीनों आप निकल नहीं पाते। तो मेथड एक्टिंग में यही डर रहता है, लेकिन जिसे ये मालूम है मेथड एक्टिंग में से बाहर कैसे निकलना है, तो वो ये सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों तराना एक जो फिल्म आई थी, वो फिल्म आई थी 1951 में, और उस वक्त मधुबाला उनके साथ थी। तो मधुबाला के साथ उन्हें प्यार हो गया। सहज है, कैरेक्टर है, कलाकार है, मृदु हृदय के होते हैं और तुरंत ही किसी पे भी दिल आ जाता है उनका, क्योंकि वो ऐसे दिल फेंक तो होते नहीं ज़्यादा, लेकिन क्या है वो जो भी है अपना सब कुछ बता देते। तो उनको प्यार हो गया मधुबाला से। 7 साल तक उनके साथ बिताने के बाद वो अलग हुए थे। वी.आर. चोपड़ा और यश उनके साथ थे, लेकिन 1966 में उनसे 22 साल छोटी शायरा बानो से उनकी शादी हुई थी। तो उसके बाद भी उनका प्यार तो चलते ही रहा, लेकिन शायरा जी की तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से उन्होंने एक हैदराबाद की एक सोशलिस्ट थी, वो अस्मा साहिबा बोल के एक लेडी थी, उनसे भी उन्होंने शादी की, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं और जनवरी 1983 में वो शादी टूट गई। दोस्तों उन्हें शरीफ ऑफ बॉम्बे भी बनाया गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन एक बात थी, वो जो हमें मेथड एक्टिंग के प्रणेता जो हम कहेंगे, तो दिलीप साहब मेथड एक्टिंग के प्रणेता थे। वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, नए लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन है। उनकी अगर फिल्में देखो, मधुमती फिल्में देखो, तो तुम्हें लगेगा, आपको लगेगा कि वो आदमी वही कैरेक्टर जी रहा है, उसी के लिए ये कैरेक्टर लिखा गया और वही कैरेक्टर वो जी रहा है। तो दोस्तों ये होता है एक्टिंग के प्रति समर्पण होना, एक्टिंग के प्रति अपने भाव जो होना, वही होता है। तो दोस्तों मेथड एक्टिंग बहुत से उस वक्त तो ऐसा था कि बहुत से लोग डरते भी थे, क्योंकि ये अगर मेथड एक्टिंग हम लोग करेंगे और फिर वो हम पे छाया रहेगा, चलने में, बोलने में, फिरने में, खाने पीने में, सब कुछ अपने ऊपर हावी हो जाता है। तो दोस्तों उस वक्त सब लोग डरते थे ऐसे कुछ काम भी करने के लिए। इसीलिए देखिए, पहले की फिल्में देखिए और आज की फिल्में देखिए। पहले की फिल्मों में आप देखोगे कि एकदम लाउड एक्टिंग होती थी, जो कि अपने को अभी नकली लगेगी, नकली यानी नॉट रियल, तो ऐसा लगेगा। तो दोस्तों ये होता है मेथड एक्टिंग। तो मेथड एक्टिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए। मेथड एक्टिंग के बारे में वापस एक मैं वीडियो डालूंगा, वो आप देखिए, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे काम करना चाहिए मेथड एक्टिंग में, मेथड एक्टिंग कैसे हावी ना हो जाए आपके ऊपर, उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने सुझाया था कि दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए, उनकी एक्टिंग के बारे में बताइए। कुछ ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो मेथड एक्टिंग के प्रणेता थे, इसलिए उनके बारे में मैंने कुछ बताया। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं मेथड एक्टिंग के बारे में बताऊंगा, और उससे क्या होगा कि आपको आपके एक्टिंग की राहों में सरलता आएगी, नेचुरल एक्टिंग आएगी। और नेचुरल एक्टिंग आजकल ऐसे ही तो होता है। नेचुरल एक्टिंग के लिए नेचुरल कलाकार, जो रियल कलाकार है उन्हीं को ढूंढते। जैसे उन्हें कोई वेटर चाहिए तो रियल वेटर को लाके एक्टिंग करते। आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो यही काम करते, जिन्होंने वेटरिंग का काम किया है, वेटर का काम किया है, उन्हीं को लाते, क्योंकि वो उनको मालूम है कैसे बोलना, कैसे लहजे में बात करना, कैसा, और वेटर लगना भी चाहिए। तो दोस्तों यही होता है मेथड एक्टिंग। तो दोस्तों उसके बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका साथ बना रहे, आपकी कृपा मेरी चैनल पे बनी रहे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।